www.nvkbharat.com, यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT bars with unique double grip गारंटी। बिहार में फिलहाल नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कयास। लालू यादव की बिगड़ती जा रही है तबीयत, दोनों किडनी में नहीं हुआ कोई भी सुधार। पटना के शीतला मंदिर में हवन कर लालू के स्वस्थ होने की जा रही कामना। बीजेपी की किसान चौपाल की शुरुआत, किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाने में लगी बीजेपी। आरजेडी किसान पर्चा बांटकर किसानों को बता रही कृषि कानून को गलत। प्रदेश में नहीं सुधर रहा कानून व्यवस्था, जमुई में रंगदारी नहीं दिए जाने पर युवक को मारी गोली, की गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर रांची से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में भी नक्सलियों का उत्पात शुरू। रांची से बड़ी खबर, जहां सरकारें तमाम इस बात के दावे करती हैं कि वो नक्सलवाद पर अंकुश लगा देंगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीआईपी इलाके में भी दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। रांची में भी अब उपस्थिति दर्ज कराने लगे नक्सली। राजभवन के समीप दीवार पर लगाए गए पोस्टर। कल भी इस तरह की खबरें हमने दिखाई थी और आज फिर से वैसे ही खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नक्सलियों के द्वारा युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, वर्चस्व का और पैसे का। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए। राजीव, सरकार ने इस बात का दावा किया था कि वो अंकुश लगा देगी नक्सलवाद पर, लेकिन राजधानी तक पैर पसार चुके हैं। राजीव, देखिए, सरकार दावा कर रही है लेकिन नक्सलियों का मनोबल है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। कल तक जो नक्सली ग्रामीण इलाकों में और सुदूर इलाकों में घटना को अंजाम देते थे और अपनी पकड़ मजबूत रखते थे, वो अब धीरे धीरे राजधानी रांची तक भी पहुंचने लगे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों का मनोबल जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है कि राजभवन के जमीन के दीवार पे वो पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और पुलिस प्रशासन जब राजधानी में इस तरह की घटना को नहीं रोक पा रही है तो सुदूर क्षेत्रों में नक्सलियों को कैसे काबू में किया जा सकता है। जी राजीव, सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है, उसके बाद भी अगर नक्सलवाद की इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाता है, लगाम नहीं लग पाती है नक्सलवाद पर, तो सरकार को विफल माना जाएगा। और ये दावे हर बार होते हैं, हर सरकार में किए गए, लेकिन परिणाम बेहतर नजर नहीं आते हैं। राजीव, देखिए, हेमंत सोरेन सरकार के गठन के लगभग 1 साल होने वाले हैं। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री 1 साल को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और इसके लिए वो विभिन्न विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, चूंकि 1 साल का जो कार्यकाल था उसमें कोरोना महामारी का समय अधिकतर रहा, तो ऐसे में कई क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लेकिन अपराध की बात करें और नक्सलियों के मनोबल की बात करें, साथ ही साथ बलात्कार की घटनाओं की बात करें, तो इसमें काफी तेजी वृद्धि हुई है। तो ऐसे में सरकार को यह भी समीक्षा करने की जरूरत है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, नक्सलियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि कोई भी विभाग में काम तभी अच्छे से हो पाएगा जब अपराध पे अंकुश लगाया जाएगा, अपराधियों के मनोबल तोड़े जाएंगे, नक्सलियों के मनोबल तोड़े जाएंगे,
तभी किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। तो इसकी समीक्षा की जरूरत है और रिपोर्ट कार्ड में इस बात की भी जिक्र करनी चाहिए कि इन क्षेत्रों में कब तक लगाम लगा पाएंगे मुख्यमंत्री और कब इन तरह की जो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं उसमें कमी आएगी और घटनाएं खत्म होगी इस तरह की। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। मंगलवार को पटना से वैशाली के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार संबंधी विषय पर अभी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर प्रस्ताव आएगा तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। और बिहार में सरकार गठन को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन आज भी कैबिनेट की बैठक है। सीएम नीतीश कुमार ने आज कहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में सरकार के द्वारा अगले 5 सालों तक किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा रखी जाएगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। हाथ मत मारिए, कैमरा पर हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है। बिहार में फिलहाल नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। ग्राफिक्स के जरिए से मुख्य बिंदु समझिए। सीएम नीतीश कुमार ने दिया यह जवाब। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाए जा रहे थे कयास, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। नीतीश कुमार ने खुद मंत्रिमंडल के विस्तार पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी की तरफ से विस्तार को लेकर अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और इसी के चलते विस्तार को अभी टाल दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है जेडीयू में और बीजेपी में, ये क्यों बनी हुई है अभी भी? देखिए राणा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जेडीयू छोटा पार्टी के रूप में है और बीजेपी के रूप में। अब तक ऐसी स्थितियां रही हैं कि जेडीयू की सीटें ज्यादा हमेशा रहती रही हैं और बीजेपी की सीटें कम होती रही हैं। और इस बार 74 सीटों पर बीजेपी है तो 43 मतलब 45 सीटों पर जेडीयू है। अब दो जो अलग गठबंधन है उनके अलग घटक है तो 4 वाले और पार्टी, तो उसके जो 4 बाद में एक को मिलकर में मुकेश सहनी अपने दल के ही तरफ से हैं और जितन आजी के बेटे जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो अभी फिल वक्त। हेलो जी हाँ जी साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार के जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों पर विराम फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दिया है और उन्होंने इस बात को कह दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि जो बैठक आज होनी है उसमें अगले 5 सालों तक किस तरह से कार्य किए जाएंगे उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैबिनेट की से उसकी सहमति ली जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मधुर जी, आखिर आज की जो बैठक होगी उसमें अगले 5 साल की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा? मधुर जी देखिए राणा, जिस तरह से मैं चर्चा कर रहा था कि जो 2 घटक छोटे के पास 4 विधायक हैं उनको 1-1 वर्ष मिल गई है। संख्या के अनुपात के हिसाब से 4 विधायकों पर 1 वर्ष मिली है। अब बीजेपी के 74 विधायक जीते हैं
जदयू के 43 विधायक हैं सदन के अंदर और 36 मंत्रियों का पद हो सकता है मुख्यमंत्री सहित। जो संख्या का अनुपात है विधानसभा के अंदर 243 का, उसके हिसाब से 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। वो संख्या 36 का आता है और 36 के जो आंकड़ा है उसमें 14 फिलवक्त कुमार को लेकर के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब 22 जो पद रिक्त बचे हुए हैं उसके लिए विस्तार होना है मंत्रिमंडल का। 2-3 ऐसे मसले हैं जो जिन बात जिस पेज फंसा हुआ है, उसमें सबसे पहला मसला ये है कि बीजेपी ये चाहती है अगर हमारे सारे जो विधायक जीते हुए हैं 74 विधायक जीते हुए जिसमें से कुछ को मंत्री बनाया गया है, कई उनके वरीय सीनियर लीडर जो हैं वो मंत्री अभी नहीं बन पाए हैं, या और भी जो विधायक 3 बार के जीते हुए विधायक या 4 बार के जीते हुए विधायक। हालांकि ये कोई मानक नहीं है, मानक जो होता है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का, किस किस इलाके से जीते हुए लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हैं या जातीय समीकरण को देखा जाता है। तो उस लिहाज से 22 बर्थ चाहिए अभी बीजेपी को, मतलब 22 टोटल बर्थ चाहिए बीजेपी को। तो अब 36 में से 22 बीजेपी को चाहिए। अब वो 36 मतलब 22 या तो उनके मंत्री बनाए जाए या बीजेपी ये चाहती है कि 22 मंत्रालय उनको दिया जाए। तो ये और जदयू इस बात पर, जदयू की तरफ से कह ले कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर, बीजेपी का जो ये प्रस्ताव आया है इस पर हामी नहीं भरी है। लेकिन चूंकि अब विस्तार टल गया है, पहले विस्तार होना था 5-6 तारीख को होना था, 5 दिसंबर को, लेकिन फिलवक्त विस्तार टल गया है और अब ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से खरमास शुरू हो गया है जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, तो अब 14 जनवरी के बाद ये विस्तार संभावित है। लेकिन इस बीच में जो 1 महीने का वक्त मिला है इनको दोनों दलों को, वैसे अगर मधुर जी देखा जाए तो जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार अधिक दबाव में रहेंगे क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, सीटें उसके पास ज्यादा है, वो चीजें इस बार नजर भी आ रही हैं, ये कहा जा सकता है, चाहे फिर वो कैबिनेट के बंटवारे को लेकर ही क्यों न हो। जब तक पहले जो सरकारें बनती रही हैं एनडीए गठबंधन की, जिसमें बीजेपी जदयू, आज का ये रिश्ता नहीं है बल्कि 20 वर्ष, ये 15-17 वर्ष पुराना ये रिश्ता है, 20 वर्ष पुराना रिश्ता है। तो उस रिश्ते की दुहाई देते हुए तमाम ये चीज, लेकिन एक मसौदा जो तैयार किया जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से दबाव एक बनाया जा रहा है कि उनको वाजिब हक अगर आपने हाथ में बागडोर या नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी जरूर दिया है ज्यादा संख्या रहने के बावजूद, लेकिन वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी की मजबूत एक उपस्थिति दर हो, मजबूत पकड़ रहे। और कई मंत्रालय ऐसे हैं जो बीजेपी के पाले में आए, जैसे शिक्षा मंत्रालय बीजेपी चाहती है कि उनके पाले में आए, इरिगेशन का मामला है वो चाहते हैं कि उनके पाले में आए। तो अब चूंकि मेवालाल चौधरी जदयू के विधायक थे, उनको दिया गया था शिक्षा विभाग, वो शिक्षा जगत से आते भी थे, कुलपति रह चुके थे विश्वविद्यालयों के, लेकिन अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आरोप लगते ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया था। वो पद रिक्त बीजेपी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए या जल संसाधन। अभी जो फिलवक्त जो मंत्रिमंडल का जो 14 मंत्री हैं उसमें अगर आप महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय और पथ निर्माण मंगल पांडे के पास है, वो बीजेपी के विधायक हैं और पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। और उसी तरह से जल संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग विजय कुमार चौधरी के पास हैं जो जदयू के विधायक हैं। लेकिन जब विस्तार होगा तो ये मंत्रालय, अब कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 से अधिक भी मंत्रालय हैं जी। तो कई ऐसे जो विभाग हैं या जो जिनको नहीं दिया गया है, जो विभाग जिन विभागों को किसी मंत्री के जिम्मे सुपुर्द नहीं किया गया है, वो सीधा वो विभाग अभी मुख्यमंत्री के साथ टैग है। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ऐसा नहीं है कि 22 के 22 जो मंत्रियों की संख्या जो होनी है 22 का 22 मंत्री एक ही दिन में बना दिए जाएंगे विस्तार। 2-3 वर्ष बचा करके रखते हैं लोग, और उस लिहाज से इस वजह से रखते हैं, 2-3 वर्ष को बचा करके लोग रखते हैं कि मतलब जो गठबंधन की सरकार है, कहीं किसी 1-2 वर्ष की अगर जरूरत पड़ी तो किसी को हटा करके किसी को बनाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उन रिक्त पदों को फिर से, रिक्त जो मंत्रालय है, रिक्त जो मंत्री का पद है, उस कोटे को भर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो दो राय नजर आ रही हैं, एक तरफ बीजेपी कुछ और कहती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं, इसको किस तरह से देखा जाए मधुर जी? देखिए,
जाहिर सी बात है कि मंत्रालय के और वर्ष को लेकर के अगर कहीं जिच नहीं फंसी होती और दोनों के स्वर अगर एक में हो जाते तो ये फिर विस्तार इस खरमास से पहले मतलब 14 तारीख से पहले हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं स्वर दोनों के अलग अलग है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। तो एकला अगर अलग एक ये राग अलाप रहे हैं बीजेपी के लोग, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के दूसरा राग अलाप रहे हैं, इसीलिए तो सहमति नहीं बन पाई और विस्तार अटक गया, विस्तार लटक गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। अब 1 महीने का वक्त है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी हस्तक्षेप करेगा। और दूसरी एक जो बात है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार संभावित था, वो भी वक्त टल गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से बिहार ने एनडीए को मैंडेट दिया है और खास करके बीजेपी को जिस तरह से मैंडेट मिला है बिहार में इस बार, तो क्या बीजेपी से जैसे सुशील कुमार मोदी चुन करके गए हैं या जदयू पिछली बार सरकार में शामिल नहीं हुई, इस बार क्या उसके जो सांसदों की बात हो रही है विधायक बने मंत्री बनाए जाने की, तो वो क्या वो पूरी हो पाएगी? इन तमाम चीजों को देखने का, तमाम चीजों को तय करने के लिए 1 महीने का वक्त अभी मिल गया है दोनों दलों के पास। अब ये देखना होगा कि इस 1 महीने का लाभ वो कैसे लेते हैं। जी बिल्कुल यानी कि अभी महीने भर का समय है और उसमें तमाम चीजें हो सकती है कि आखिर किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, और जो 2 सुर नजर आ रहे हैं उनको एक करने को लेकर भी समय मिल चुका है। शुक्रिया आपका मधुर जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जेल बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब डायलिसिस से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां केवल 25% काम कर रही हैं। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने सोमवार को कहा कि आरजेडी प्रमुख की दोनों किडनियों के काम करने में कोई सुधार नहीं हुआ है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इससे पहले उनकी किडनी 35% काम कर रही थी और अब घटकर 25% रह गई है। गुर्दे की बीमारी 4थे स्टेज में पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि लालू को जब रिम्स में भर्ती कराया गया था तो उस समय उनकी किडनी का कार्य स्तर 3रे चरण पर था। डॉक्टर्स की देखरेख में 2 साल तक इसे बेहतर तरीके से कार्य दिया गया और वो कार्य कर रही थी, लेकिन अब घटते घटते 25% ही काम कर पा रही है। और वहीं पटना में लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर आरजेडी चिंता में है। दुआओं का दौर अब शुरू हो चुका है। पटना के शीतला मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ को लेकर हवन पूजन कर लालू के स्वस्थ होने की कामना की है। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की 75% किडनी खराब है। वहीं उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर लगातार प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। मौके पर आरजेडी नेता उमेश यादव ने कहा है कि लालू जी हमारे ही नहीं बल्कि सभी गरीब और गुरबों के नेता हैं। आज उनकी तबीयत बहुत नाजुक बनी हुई है। आज हम लोगों ने शीतला मंदिर में हवन किया। लालू जी का इस मंदिर से खासा लगाव रहा है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार की जितने भी वर्कर है, कार्यकर्ता है, आज हम लोग माता रानी शीतला माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। हे माँ, लालू प्रसाद यादव जी को जितना जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए और मैं माता रानी से मांग करता हूँ कि हे माँ, भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं उनको कम से कम सुझबुद्धि दे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लालू प्रसाद यादव की तबीयत जिस तरह से हर रोज दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है फिलहाल?
देखिए कि आज से 6 महीना पहले ही डॉक्टरों ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि लालू प्रसाद यादव क्रॉनिक रीनियल फेलियर स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं और अगर उनकी अपनी दिनचर्या और रोज नित्य प्रतिदिन की जो आदतें हैं, जो सामान्य जो दिन व्यवहार की आदत होती है, अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो बहुत जल्दी वह स्टेज 4 में एंटर कर जाएंगे। और जैसा कि अभी उमेश प्रसाद जो उनका चिकित्सा कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में लालू प्रसाद यादव का इलाज हो रहा है, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि लालू प्रसाद यादव क्रॉनिक रीनल फेलियर स्टेज 4 में पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ ब्लड इंडिकेटर्स होते हैं, जिन ब्लड इंडिकेटर से किसी भी पेशेंट के किडनी की या गुर्दे की बीमारी का पता चलता है, जिसमें ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम और पोटेशियम, ये 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी वजह से उनकी स्थिति आंकी जा सकती है। लालू प्रसाद यादव की ये चारों इंडिकेटर्स जो हैं, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, सोडियम और पोटेशियम, ये तमाम बढ़े हुए हैं। एक सामान्य स्वस्थ आदमी में क्रिएटिनिन का स्तर होता है वह अधिकतम 1.4 तक हो सकता है, पुरुष की बात अगर करें, लेकिन लालू प्रसाद यादव का यह स्तर लगभग 4.5 यूनिट तक पहुंच चुका है। अगर वहीं पर हम सोडियम और पोटेशियम की बात कर लें तो वह भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है। और ब्लड यूरिया की बात करें तो ब्लड यूरिया की भी स्थिति उनकी बहुत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो जो स्थिति है या जो मेडिकल अपडेट उनका उमेश प्रसाद की यूनिट से आया है, उसके मुताबिक अब उनकी चूंकि 25% किडनी ही काम कर रही है और ऐसे में उनकी जो शारीरिक अवस्था है वह बिगड़ सकती है। चूंकि लालू प्रसाद यादव हाई बीपी के मरीज रहे हैं, ब्लड शुगर डायबिटीज़ के मरीज भी रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में अगर एक बार उनकी रीनल फेलियर स्टेज 4 में वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर से सुधार बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन परिस्थितियों में केवल 2 ही उपाय बचते हैं। और जिस तरह से कुंदन जी डॉक्टर्स का कहना है कि डायलिसिस की जा सकती है, उसको लेकर कितना स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, डायलिसिस का शुरुआती जो प्रक्रिया होती है के वह काफ़ी कष्टप्रद होती है, लेकिन जिस मरीज को एक बार डायलिसिस प्रारंभ कर दिया जाता है उसके बाद उसमें उनके शरीर में सर्जरी करके एक फिस्टुला का निर्माण कराया जाता है और उस फिस्टुला के निर्माण के बाद डायलिसिस की प्रक्रिया थोड़ी सरल हो जाती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, चाहे उनकी जो स्थिति है, ऐसे में खान पान पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। माना यह जाता है कि स्टेज 4 के मरीज को दिन भर में 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव थोड़े जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। ऐसे में जो ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टरों की बात आई है कि खान पान में उनका कहीं से भी नियंत्रण और परहेज नहीं देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि उनकी किडनी की स्थिति जो है वो दिनों दिन बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में कभी भी उनकी स्थिति चिंताजनक होने पर उन्हें डायलिसिस के लिए भेजा जा सकता है। और चूंकि रिम्स में डायलिसिस का इंतजाम है, इन हाउस डायलिसिस का इंतजाम है, तो ऐसे में आप यह मान लें कि एक बार डायलिसिस पे जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के लिए थोड़ी सी जो उनकी दिनचर्या है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका बिगड़ सकता है। और जिस तरीके से उनके लिए अब बिहार झारखंड तमाम जगहों पे दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, हवन पूजन किए जा रहे हैं, तो अब देखना यह है हम होगा कि इन दुआओं का, इन हवन पूजन का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। लेकिन जहां तक मेडिकल साइंस की बात माने तो बहुत जल्दी वह स्थिति आ सकती है जिसमें लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस के लिए भेजा जा सकता है। के जी, ये तस्वीरें हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं, पटना से भी तस्वीरें हैं ऐसी और भी तमाम जगहों से कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में मायूसी है और फिर हवन पूजन अब यानी कि दुआ ही बची हैं। ये कहा जाए कि कितना चमत्कार होगा दुआओं से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसे किडनी की बीमारी के तौर पर देखा जाता है, मैं मेडिकल बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर्स का भी कहना है और उनका कहना है कि किसी भी दिन कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है और दुआओं का दौर
शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां शीतला माता मंदिर में, और शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना के शीतला माता मंदिर से हम दिखा रहे हैं, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया है और माता से दुआ की है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाएं। नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। अपराध कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रंगदारी नहीं दिए जाने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिछुए गांव का रहने वाला था और हमेशा की तरह पुलिस जांच में जुट गई है। मर्डर हो जाए वो सब हम नहीं जानते हैं। मेरा गिरफ्तारी चाहिए। 2 लाख रुपए लेकर घर पर ऑर्डर दीजिए, हम 2 घंटा में उसको पकड़। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, उसका रुख करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बन गई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि जितने भी एनडीए में राजनीतिक दल हैं और उनके जो घोषणा पत्र में जो ऐलान किया गया था या जो वादे जनता से किए गए थे, उनमें से कुछ मुख्य वादों को एक साथ करके मिक्स किया जा रहा है और सरकार सबसे पहले उन्हीं बिंदुओं पर काम करेगी, उन वादों पर काम करेगी, ऐसा कहना है एनडीए का। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सहमति बन गई है और नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी भी दे दी है। कौन कौन से वो मुख्य बिंदु होंगे जिन पर सरकार सबसे पहले काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के बने हुए 1 महीना हो गया है और पहली कैबिनेट की औपचारिक बैठक के बाद दूसरी कैबिनेट की बैठक 1 महीने बाद हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हर महीने मंगलवार को, हर सप्ताह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। ऐसे में इतने दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक होने में काफी प्रश्न उठाए जा रहे थे। तो आज सीएम ने इस बात की घोषणा की है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी, जो सरकार गठन के 1 महीने के बाद हो रही है, उसमें जो अगले 5 सालों में काम किए जाएंगे उन कामों को रखा जाएगा और उन्हीं के आधार पर काम होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो 1 महीने का समय लगा वो यही कारण था कि एनडीए के सभी घटक दलों के बीच में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था। तो अब इस पे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात आ गई है कि तमाम बातों पर सहमति बन गई है और तमाम दलों के जो घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विकास के काम हो या फिर रोजगार को लेकर हो, तमाम बातों को समायोजित करके एक एजेंडा बन गया है और उसी एजेंडा को आज कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट उसको अपनी स्वीकृति देगी, सैद्धांतिक स्वीकृति देगी। उसके बाद हर बिंदुवार काम होगा। तो कुल मिला के बिहार के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जो बिहार के विकास को 1 महीने से विकास अवरुद्ध था वो आज फिर से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।